तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संवैधानिक विकास होता क्या है। देखिएगा, हम एक एक चीजों को समझेंगे और एक एक चीजों के पीछे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि इसके ये जो टॉपिक है इसमें प्री मेनली ओरिएंटेड टॉपिक है। अगर ये टॉपिक की बात करें तो क्या है, प्री ओरिएंटेड टॉपिक है। हालांकि कुछ कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो मेंस में भी राइटिंग सेक्शन में काम आ सकता है। ये संवैधानिक विकास एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का भी है। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे हैं अभी पॉलिटिकल साइंस, और हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि फिर इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो क्वेश्चन का नेचर आपका यूपीएससी के प्री में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है इससे। मतलब मोर और लेस हमको लगता है कि 1-2 ईयर गैप करके एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, बीपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। जैसे 68 बीपीएससी की अगर हम बात करें तो इसके मेंस में, ठीक है, पेपर 1 में आपका एक शॉर्ट नोट पूछा था। ठीक है, 1858 का एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑफ 1858। तो ये आपका बीपीएससी में मेंस के हिसाब से भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि संवैधानिक विकास क्या है। आप लोग साइड बाय साइड लिखते चलिएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट वगैरह रहेगा तो पूछना है। ठीक है, तो संवैधानिक विकास कहने का मतलब हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि जो संविधान बना है, ठीक है, इसका क्या, किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है। संविधान जो अभी देख रहे हो, जिसके अनुसार हमारा देश चल रहा है, ठीक है, तो वो संविधान क्या अचानक से बना है या उसके पीछे एक इतिहास रहा है। तो उसके पीछे जो इतिहास रहा है उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में, कि भारत का जो संविधान है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी सिंपली बोल सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो संविधान का आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरह से ये आया। ठीक है, उसके पीछे की कहानी क्या है, एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर मूव करते हैं कि भारत जो है किसका उपनिवेश था, अंग्रेजों का। सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत लगभग 200 सालों तक, ठीक है, 200 सालों तक किसका उपनिवेश रहा, अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। यानी अंग्रेज ने यहां पर आर्थिक रूप से शोषण किया। ठीक है, अब इसका अगर हम हिस्ट्री की ओर चलते हैं और पीछे की ओर चलते हैं तो बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में हुआ क्या था, देखिएगा, इंग्लैंड में 1559 में एक कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है, 1559 में क्या होती है, एक कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, इसको 1600 ईस्वी में, मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में वहां के क्राउन के द्वारा अधिकार मिलता है कि आप जाकर के भारत में व्यापार करो। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1559 में ही। 1600 में उसको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। ठीक है, इसको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। किस लिए अधिकार मिला, बताना। ठीक है, कि भारत के साथ क्या करो, व्यापार करो।
ठीक है, भारत के साथ क्या करना है, व्यापार करना है, ये अधिकार मिला। अब 1600 ईस्वी में ये कंपनी इंग्लैंड में बनकर के तैयार हो गया। किस लिए बनकर के तैयार हो गया, कि भारत में जाकर के व्यापार करेगा। ठीक है, यानी शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था एक व्यापारिक कंपनी बनकर के आई, यानी भारत में किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, भारत में किस लिए आई, व्यापार करने के लिए आई, यानी भारत के लिए ये था आपका व्यापारिक कंपनी। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी। अब यहां सोचो कि कोई व्यापार करने के लिए कंपनी आ रहा है और व्यापार करने के साथ साथ क्या कर लिया, भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। तो कुछ तो हालात रहे होंगे जिसके कारण ऐसा सिचुएशन आया। अचानक से तो कुछ पासा पलटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हालातों की चर्चा करें, ठीक है, तो यह है कि पहले से भारत में किसका शासन था, मुगल का शासन था। मुगल के शासन में आपका क्या हुआ कि 1707 में, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, मतलब भारत की राजनीति स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा गई। ठीक है, मुगल वाले के पास केंद्रीय प्रशासन इतना स्ट्रांग था कि सभी राज्यों पर अपना कंट्रोल अच्छे तरीके से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन औरंगजेब का जब मृत्यु होता है 1707 में, तो जो केंद्रीय प्रशासन है क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि उसके आगे आने वाले जितने भी पीढ़ी हैं, उसके आगे आने वाले जितना भी उत्तराधिकारी है, सबके सब प्रशासन को उस वे में नहीं चला पा रहे थे जैसे औरंगजेब तक के शासन चलाए थे। ठीक है, जैसे बाबर, ठीक है, बाबर हो गया आपका, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, ये सब जितने लोग भी मुगल शासक थे, ये प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाए थे। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद, ठीक है, मुगल का क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी एक अगर ग्राफ की ओर हम देखें, एक ग्राफ से समझे, तो शुरुआत में देखो मुगल कैसे बढ़ा था, 1526 में आपका बाबर है, यहां इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये मैक्सिमम पॉइंट पर कब चला जाता है, 1707। 1707 में औरंगजेब का जब डेथ हो जाता है, उसके बाद फिर से मुगल क्या हो जाता है, कमजोर, और धीरे 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 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यानी यहां का सिचुएशन ये था 1707 के बाद से कि आपका औरंगजेब का मृत्यु हो गया। क्या हो गया, औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ गया। केंद्रीय प्रशासन क्या हो गया, कमजोर हो गया। केंद्रीय प्रशासन जब कमजोर हो गया, ठीक है, तो कंपनी को यहां मौका मिल गया पॉलिटिकल एरिया में इंटरफेयर करने का। ठीक है, कि राजनीतिक चीजों में हम भी हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका घर अपने फैमिली में लड़ करके क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो पड़ोसी वाला क्या करेगा, इंटरफेयर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब आपके घर का कमान किसके पास चला जाएगा, पड़ोसी वाले के पास। वो आएगा, बोलेगा देखिए आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, बेकार में लड़ रहे हो। ठीक है, लड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो इस तरह की बात आकर के कौन करेगा, पड़ोसी। क्यों करेगा, क्योंकि आपका घर कमजोर हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भारत में पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गया था, ठीक है, जब केंद्रीय प्रशासन, जब केंद्रीय नेतृत्व क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, तब यहां पर कंपनी क्या करेगा, अपना दिमाग चलाएगा। कंपनी क्या करेगा, अपना दिमाग चलाएगा। अब देखिएगा कि यहां से अब क्या हुआ कि कंपनी को इंटरेस्ट आने लगा। देखो अभी व्यापार करने के लिए आया है, अब कंपनी को इंटरेस्ट आने लगा किस चीज के लिए, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए। ठीक है, अभी यहां अच्छे से ध्यान से देखिएगा
कि ये जो है आपका व्यापार करने के लिए कंपनी आ रही है और अब क्या कर रही है, राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर रही है। उसके पीछे रीजन क्या था पता चल गया कि मुगल में मेन जो रूलर था आपका औरंगजेब, उसका डेथ हो गया। इसके बाद आपका क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ गया, तो कंपनी का इंटरेस्ट आने लगा किसमें, राजनीतिक हस्तक्षेप करने में। ठीक है, जब कंपनी को इंटरेस्ट आने लगा तो देखिएगा इसके आगे की कहानी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, यानी 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो बंगाल में जो शासक बना, जो रूलर बना, वो अंग्रेज लोग जो थे, कंपनी के जो लोग थे, कंपनी के जो गवर्नर था उसके अनुसार बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी एक तरह से बंगाल पर उसका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का बंगाल पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। नियंत्रण इन द सेंस कि यहां जो शासक बनेगा किसके अनुसार बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के हिसाब से बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के हिसाब से बनेगा। जैसे उस समय कौन था, क्लाइव। ठीक है, तो ये जो है आपका बंगाल पर क्या हो गया, कैप्चर हो गया। इसके बाद 1764 की अगर हम बात करें तो आता है बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध है, ठीक है, जो बक्सर का युद्ध है, इसमें भी क्या हुआ, कौन जीता, अंग्रेज। ठीक है, कभी कंपनी वाले लोग अपना क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जगह जगह कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, 1757 में क्या कंट्रोल किया, बंगाल। ठीक है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, आपका 1764 में, और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यहां पर इसके बाद 1765 में एक संधि हुआ जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। बस हम ये जान रहे हैं कि कंपनी किस तरह से अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ाया। कंपनी जो है भारत में किस तरह से व्यापारिक कंपनी जो बन करके आया था, राजनीतिक दावेदारी करना स्टार्ट कर दिया। तो 1757 का प्लासी का युद्ध देख लिए, उसके बाद फिर आपका कौन सा देख लिए, बक्सर का युद्ध देख। बक्सर का युद्ध हुआ तो किससे खत्म होगा, संधि से होगा। संधि के तहत क्या हुआ, इलाहाबाद का संधि 1765 में हुआ। इसके तहत अंग्रेजों को एक बड़ा अधिकार मिला। ठीक है, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जब 1765 के इलाहाबाद की संधि हुई तो संधि में अंग्रेजों को एक बड़ा लाभ मिला, और वो जो लाभ था ये था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी शक्ति, ठीक है, दीवानी अधिकार किसको मिल गया, अंग्रेज को मिल गया। यानी देखो ये अंग्रेज को मिल गया, बाकी जो काम है क्रिमिनल लॉ वगैरह जो है, आपराधिक कानून, ये सब कौन चलाएगा, राजा, वहां का शासक। और बाकी जो टैक्स, जमीन से टैक्स वगैरह वसूलने का जो काम है, सिविल राइट्स जो है किसके पास आ गया, अंग्रेज के पास आ गया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये बात आपको समझ में आया कि 1765 में आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गया, किसको मिला, अंग्रेजों को मिला। अब अंग्रेज एकदम डायरेक्टली इंटरफेयर करना स्टार्ट किया सिविल मामलों में, और बाकी का मामला कौन देख रहा था, वहां का शासक या नवाब। ठीक है, शासक या नवाब देख रहा था। यानी यहां पर क्या हुआ, देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा,
कि जो शासन करने वाला जो विषय है वो बट गया। ठीक है, कुछ विषय किसके पास चले गए? अंग्रेज के पास, दीवानी अधिकार, यानी सिविल मामला किसके पास चला गया? अंग्रेज के पास चला गया। और बाकी मामला किसके पास था? नवाब के पास था। तो जहां पर विषयों का बंटवारा हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं द्वैध शासन। क्या बोलेंगे? द्वैध शासन। कहीं भी अगर शासन करने वाले विषयों का अगर बंटवारा हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? द्वैध शासन। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1765 से क्या हो गया? द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। द्वैध शासन समझ में आया? जहां पर विषयों का बंटवारा हो जाए कि आपको ये मामला देखना है और इसको ये मामला देखना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ, डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन। ठीक है, तो 1765 में क्या हो गया? आपका द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। अब जब द्वैध शासन आया, ठीक है, क्या बोले? द्वैध शासन जब आया उसके बाद का कहानी देखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है तो हम यहां पर एक वो बना लेते हैं ग्राफ कि 1599 में कंपनी का स्थापना हुआ, 1600 में इसको अधिकार मिला कि जाकर के व्यापार करो। ठीक है, 1707 में मुगल क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, उसके बाद 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद फिर आपका 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद आपका क्या हुआ? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के तहत क्या हुआ? द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। और द्वैध शासन में क्या मिला था अंग्रेजों को? दीवानी शक्ति मिला था। ठीक है, इतना इतिहास हम लोगों को जानना जरूरी था। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं कि इसके आगे ऐसा क्या हुआ कि इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर ऐसा क्या हुआ जिसे हम लोग इसको संवैधानिक विकास से जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं? कुछ तो जरूर हुआ होगा। तो देखते हैं इसके आगे की कहानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, अब देखना इसका कहानी, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, अधिकारी और कर्मचारी थे, ये खूब पैसा कमाना स्टार्ट किया द्वैध शासन के बाद। बड़ा इतना करप्शन, कंपनी में करप्शन व्याप्त हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया था करप्शन। यहां के कर्मचारी वगैरह खूब पैसा कमा करके कहां भेजना स्टार्ट कर दिया? इंग्लैंड भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसके बाद? द्वैध शासन के बाद। अब यहां पर देखिएगा कि इन लोग क्या किया कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। ठीक है, शासन के जगह कुशासन होना स्टार्ट हो गया। सब अपने अपने प्रॉफिट में लगे रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अब सब कुछ मिल गया है, जितना पैसा बटोरो। ठीक है, यहां से लेकर के जाते थे उन लोग इंग्लैंड। ठीक है, उन लोगों को अलग नजरिए से देखा जाता था कि देखो भारत में व्यापार करने के लिए गया, कितना पैसा लेकर के आया। जबकि कंपनी में क्या बन गया? एक तरह से भ्रष्टाचार का सिचुएशन आ गया। ठीक है, दूसरा सिचुएशन कि शासन सही से नहीं चलना स्टार्ट हुआ, शासन अच्छे से नहीं चल रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद के फंड कम पड़ गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या बोले, अब पैसे की कमी पड़ गई। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, यानी यहां पर इसके जो फंड है, ठीक है, फंड में कमी आ गई। इसके कारण ये ऋण मांगना स्टार्ट किया, लोन मांगना स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? ब्रिटेन से। ठीक है, क्या मांगना स्टार्ट किया? लोन मांगना स्टार्ट किया। ठीक है, कहां से? ब्रिटेन से। अब समझो, ब्रिटेन वाले जो थे उसको लगा कि चल क्या रहा है,
भाई व्यापार करने के लिए गए, वहां का कर्मचारी पूरा अमीर हो रहा है, ठीक है, और कंपनी गरीब हो जा रहा है। कंपनी के पास इतना पैसे नहीं है कि उसको क्या कर सके, चला सके। अब वो लोन का डिमांड कर दिया। किससे डिमांड किया? ब्रिटेन से किया। तो ब्रिटेन कुछ एक्शन लेगा, एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? ब्रिटेन बोला, ब्रिटेन एक कमेटी बनाया। ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक गोपनीय समिति, ठीक है, और एक सीक्रेट कमेटी बनाया कि जाकर के जांच करो कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई कंपनी को बनाए, ठीक है, उसको काम है व्यापार करना, व्यापार कर रहा है, उसके सारे कर्मचारी बड़ा अमीर हो रहे हैं और कंपनी गरीब हो गया, कुछ तो मामला है, ठीक है। जब कुछ मामला है तो लॉर्ड नॉर्थ क्या किया, एक गोपनीय समिति बनाई। अब गोपनीय समिति रिपोर्ट दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हिसाब से रेगुलेट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, ठीक है। कौन रिपोर्ट दिया? लॉर्ड नॉर्थ का एक गोपनीय समिति, एक सीक्रेट कमेटी बना था, ठीक है। वो क्या बोला कि अब अपने अनुसार से इसको क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? जब अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा तो ये देखिएगा, ठीक है, कि ये लॉर्ड नॉर्थ एक लाए, आपका रेगुलेटिंग एक्ट लाए। कौन सा एक्ट लाए? रेगुलेटिंग एक्ट लाए। वो बोले कि अब कंपनी का प्रशासन किसके अनुसार चलेगा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चलेगा, ठीक है। किसके तहत चलेगा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चलेगा। ये बात समझ में आया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे बैकग्राउंड समझ में आ गया, ठीक है। कंपनी भ्रष्ट हो गया, उसके पास पैसे की कमी आ गई, सरकार से ऋण मांगना स्टार्ट कर दिया। तो लॉर्ड नॉर्थ जो उस समय पीएम थे इंग्लैंड के, क्या किए, ठीक है, एक गोपनीय समिति बना दिया। जब गोपनीय समिति बन गया तो ये इसके रिपोर्ट के अनुसार क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। तो हम लोगों को जो संवैधानिक विकास पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका बैकग्राउंड कि कैसे कैसे कंपनी यहां तक पहुंचा, ठीक है। ये आपका क्या था? बैकग्राउंड था। अब इसके आगे की चर्चा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि संवैधानिक विकास जो है, देखिएगा, उसको हम लोग अभी पीछे छोड़ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि संवैधानिक विकास में फिर क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी वहां तक आप उसको याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। तो संवैधानिक विकास जो है, क्या बोले कि संविधान, किसी भी देश का जो संविधान बना है उसका अपना एक इतिहास होगा। तो भारत का संविधान का इतिहास अंग्रेजों से जुड़ा है, ठीक है। भारत के संविधान का इतिहास किससे जुड़ा है? अंग्रेजों से जुड़ा है। तो संविधान का इतिहास देख रहे थे। अब संवैधानिक इतिहास को हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। संविधान का इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 2 तरीकों में बांटते हैं। एक हो गया जब भारत में किसका कंट्रोल था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो जो कानून लाया गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट अभी बताए, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, और भी आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद आया आपका चार्टर एक्ट आया। तो ये सब बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया गया कानून, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया गया कानून। ये कब से कब तक था? तो ये था 1773 से लेकर के 1858, ठीक है। अब जब ऐसा लगने लगा, ठीक है, कि 1857 की क्रांति के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन ले लेना चाहिए। किसको ऐसा लगा? ब्रिटेन क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगा। तब क्या हुआ कि क्राउन अब अपने हाथ में पूरा प्रशासन ले लिया और अब क्राउन जो है अपने हिसाब से भारत को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और ये आपका 1858 से लेकर के कब तक रहा? 1947 तक रहा। तो भारत के संवैधानिक इतिहास में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के समय लाए गए कानून, ठीक है, कब से कब तक? 1773 से 1858, ठीक है। पहला वही 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, समझ आ रहा है। उसके बाद फिर आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया 1858 से लेकर के 1947 यहां तक का कानून, ठीक है, किसके अंतर्गत आया? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पहले कानून देखेंगे, उसके बाद क्राउन वाला कानून देखेंगे, ठीक है। और जब दोनों देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस भारत के संविधान कैसे लिखा गया। उसके बाद संविधान सभा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है। अब देखना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए कानून से, ठीक है। यहां तक में कोई किसी को दिक्कत? पूरा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट को मतलब समझते चलना है, क्योंकि मेंस में अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए, किसी तरह से क्वेश्चन आए तब वो करेंगे, और आपको प्री में तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया शासन। तो उसके पहले कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बार बार हम बोलेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो पता ही नहीं चलेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो रहा है। फिर बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं। फिर बोलेंगे कि इंग्लैंड में ऐसा परिवर्तन आ रहा है, फिर बोलेंगे भारत में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। तो उस समय अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर बना था? जैसे यहां पर हम लिखते हैं ये है इंग्लैंड, ठीक है, और यहां पर है अपना भारत, ठीक है। तो इंग्लैंड का कंपनी, ठीक है, कहां आ रहा है? भारत में आ रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए कुछ आदमी इंग्लैंड में भी रहेगा, कुछ आदमी भारत में भी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे कंपनी कहां का है? इंग्लैंड का। तो यहां पर प्रशासन के लिए कुछ आदमी रहेगा ना। जैसे भारत का कोई कंपनी हम बना करके भेजे ऑस्ट्रेलिया, तो कंपनी का फाउंडेशन कहां हुआ है? इंडिया में। तो इंडिया में कुछ लोग रहेंगे। क्यों रहेंगे? यहां मतलब कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। कुछ लोगों को हम कहां भेजेंगे? ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, वहां पर का प्रशासन देखो। तो यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होंगे वो दो जगह रहेंगे। कहां रहेंगे? एक आपका इंग्लैंड में रहेंगे और दूसरा कहां रहेंगे? भारत में, ठीक है। तो इंग्लैंड में हो गया आपका कि इसका गृह मामला हो गया, ठीक है। क्या हो गया? गृह मामला, ठीक है। और ये जो मामला होगा भारत में, वो बोलेंगे ये भारत का इशू है, ठीक है। कहां का इशू है? भारत का इशू है। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कि कर्मचारी को हम कहां रखेंगे? दोनों जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बेसिक चीज जो ये है, देखो इसमें हम जब बोलेंगे कि इंग्लैंड में ऐसा ऐसा सुधार आया ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो समझना कि इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। बोलेंगे भारत में ये चेंज आया, तो समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में है, जो उसके कर्मचारी और अधिकारी भारत में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अगला जो बेसिक है आपका, देखिएगा कोई अगर कंपनी है, ठीक है, कोई भी अगर कंपनी आप बनाए, तो कंपनी में क्या होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का नाम जानते हो? यानी उसमें बहुत सारे लोगों को हिस्सेदारी होती है। कोई अगर कंपनी रहता है तो उसके कई शेयर्स
बांट दिए जाते हैं और शेयर को जो खरीदता है उसको बोलते हैं कि वो कंपनी में उसकी भी हिस्सेदारी है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे हम लोग कैसे भी शेयर मार्केट वगैरह जो पैसा लगाते हैं तो अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीद लिए इसका मतलब आपका स्वामित्व यानी मालिकाना हक उस कंपनी के साथ जुड़ गया। आप एक छोटा सा शेयर क्यों ना लिए, ठीक है, आप शेयर धारक हो गए, शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बना, तो बना था तो उसके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, मान लेते इतना क्या है शेयर होल्डर्स, मतलब इतने लोग क्या किए कंपनी में पैसा लगाए, शेयर होल्डर्स लगाए। अब इसमें कुछ लोगों का शेयर एक लिमिट से ज्यादा होगा। जैसे हम कभी क्या ये कर रहे हैं, मान लेते हैं कि टाटा का कोई शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो टाटा का शेयर खरीदे ज्यादा ज्यादा 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगाए, लेकिन जो मेन मालिकाना हक है जिसके पास, ठीक है, जो उसका बोर्ड बना हुआ है मैनेजमेंट का, उसमें जो लोग शामिल है उसका शेयर क्या है बहुत ज्यादा है, तो वो मैनेजमेंट में शामिल है। अब शेयर लेकर के क्या कर रहे हैं, उसका शेयर धारक बन गए लेकिन आप मैनेजमेंट में शामिल अभी नहीं हुए, यानी एक वैसा लिमिटेशन रहता है कि इससे ज्यादा जो पैसा लगाएगा, ठीक है, तो वो शेयर धारक को एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक कोचिंग ओपन किए, उसमें क्या हुआ कि हमको फंड की जरूरत पड़ा, ठीक है, तो 4 लोग और आए, बोले कि देखिए हम लोग बिल्डिंग वगैरह सब बनवा देते हैं जमीन वगैरह लेकर के, ठीक है, और एक आया कह रहा है कि हम 4 कुर्सी खरीद के दे देते हैं, तो कोचिंग में वो भी हिस्सेदार है लेकिन किसके बराबर है, 4 कुर्सी के बराबर है। तब बताओ 4 कुर्सी को अगर हम लोग देखें तो वो पूरा मैनेजमेंट का जिम्मेवारी उसको दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जो बिल्डिंग बनवा दिया, कोई जमीन खरीदा था, ठीक है, तो उन लोगों का मालिकाना हक, उन लोगों का जो रोल होगा कोचिंग में वो क्या होगा ज्यादा होगा, यह क्योंकि एक लिमिट के अनुसार उन लोग क्या किया पैसा लगाया। तो जो एक लिमिट के अनुसार पैसा लगाता था उसको बोला गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है, क्या बोला गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है, समझ में आया, जिसका शेयर क्या था एक लिमिटेशन के ऊपर था, उन लोगों को क्या बोला गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और कोर्ट ऑफ ये जो आपका प्रोप्राइटर है, इन लोग अपने में से चुनेंगे कुछ लोग, जो कंपनी चलाएगा उसको बोला जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बात समझ में आई? क्या बोले शेयर होल्डर बड़ा, बहुत लोग शेयर होल्डर है, उसमें से कुछ क्या होंगे प्रोप्राइटर और उसमें से कुछ क्या होंगे डायरेक्टर्स, ठीक है, यानी प्रोप्राइटर वाला किसको चुनेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गया, यानी कंपनी को चलाने वाले लोग, कुछ लोग जो इंग्लैंड में रह करके कंपनी को क्या करेंगे चलाएंगे, ठीक है, कहां पर रह करके इंग्लैंड में रह करके, भारत में नहीं, ठीक है। तो आप जब भी बोलेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो समझ में आएगा कि कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप जो इंग्लैंड में रह करके कंपनी को क्या कर रहा है संचालित कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिएगा कि ये हम समझ गए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, ये समझ गए कि उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का गृह विभाग, मतलब गृह मामला उसका क्या हो जाएगा अपना घर वाला, यानी इंग्लैंड में जो कुछ लोग बैठे रहेंगे, और भारत वाला मामला जो भारत में आकर के एक्टिविटीज कर रही है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां रहेगा बताओ? इंग्लैंड में रहेगा।
कहां रहेगा? इंग्लैंड में रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं संवैधानिक विकास के तहत पहला कानून, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, जो पहला कानून आया। अभी तक हम लोग क्या देखे? पूरा बैकग्राउंड अच्छे से देख लिए, और ये समझना भी जरूरी था। जब तक बैकग्राउंड नहीं समझोगे तब तक उस टॉपिक पर क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड समझना जरूरी था। तो अब हम लोग देखते हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब देखिएगा 1773 में क्या क्या हुआ था। तो पहला चीज, इसका बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं बाबू, देखें कि नहीं? बैकग्राउंड क्या था? ह्यूज करप्शन, बहुत ज्यादा क्या था? भ्रष्टाचार। ठीक है, लिखेंगे व्याप्त भ्रष्टाचार। मेनली आपको यहां से देखते चलना है। ठीक है, फिर क्या बोले आपका, लोग क्या कर रहे थे? आए थे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन लोग निजी व्यापार भी करना स्टार्ट कर दिए, जबकि निजी व्यापार करने के लिए शुरुआत में अलाउ नहीं था। तो निजी व्यापार भी करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया? बैकग्राउंड था। किसके सिफारिश पर ये लाया गया था? याद कीजिए, लॉर्ड नॉर्थ का गोपनीय समिति। किसका? लॉर्ड नॉर्थ का गोपनीय समिति की सिफारिश पर। नहीं, गोपनीय वही गोपनीय समिति था। ठीक है, आज इसके बाद इसमें क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आया तो नहीं लग रहा है कि भारत में पहला बार कोई कानून आ रहा है। ठीक है, तो जो पहला वाला का सिग्निफिकेंस कुछ अलग ही रहता है। जो अगर कोई एग्जाम हुआ, कोई टॉप कर गया, पहले पोजीशन पर आ गया, तो उसका बात कोई और कुछ और होता है। तो ये ऐसा इस तरह का पहला कानून था, भारत में आया। ठीक है, तो इस तरह का जो पहला कानून था, तो इसका अपना एक सिग्निफिकेंस होगा, अपना एक महत्व होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका महत्व क्या था? महत्व यह था कि इस तरह का ये पहला कानून आया। अभी तक देखो, कोई ब्रिटिश के तरफ से कोई कानून बन करके आया था इसके पहले? नहीं आया। ये लोग अपने तरीके से क्या कर रहा था? मैनेज कर रहा था। ठीक है, तो ये एक तरह का पहला कानून आया, और पहला कानून अगर है तो समझ लो कि इसका अपना एक अलग वैल्यू है, क्योंकि यहीं से अब संवैधानिक विकास होना स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक चीज और क्या था कि भारत में ये केंद्रीय शासन लाने का प्रयास किया। क्या लाया? केंद्रीय शासन, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कैसे लाया वो बताते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट का बैकग्राउंड वी हैव सीन, पता चल गया कि क्यों आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, किसकी सिफारिश पर आया, इसका महत्व क्या था। अब इसमें देखेंगे प्रावधान कि व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, कि 1773 का जो आपका कानून है, रेगुलेटिंग एक्ट है, उसका क्या क्या प्रावधान, ठीक है, था। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो बताना। सब समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, क्या प्रावधान मतलब कानून जब आया तो क्या क्या चेंजेस लाया, उसके अनुसार कुछ कानून होगा ना। तो कानून कोई क्या बोला गया, उसका प्रावधान। ठीक है, कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका प्रावधान क्या था। 1773
इसके बारे में हम लोग पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिए, क्यों आया था, किसके सिफारिश पर आया, अब क्या क्या किया। ठीक है, और यही अच्छा से समझना है। ये अच्छा से समझ में आ जाएगा तो इसके आगे वाले एक्ट भी अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेन किसी भी टॉपिक को समझने के लिए मेन चीज क्या होता है, उसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसके आगे वाले जब कानून देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाले पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आगे वाला समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम इसके प्रावधानों की चर्चा करें तो पहले समझते हैं एक एक की सिचुएशन क्या था और क्या क्या हुआ। देखिएगा, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो ये बंगाल पर कैप्चर हुआ, कंट्रोल हुआ, किसका, कंपनी का। धीरे धीरे 3 प्रेसिडेंसी टाउन बन गया। प्रेसिडेंसी मतलब वहां पर गवर्नर आकर के रहने लगे। भारत में कितने प्रेसिडेंसी बन गए, 3 प्रेसिडेंसी बन गए। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बन गए। कौन कौन था, बंगाल, मद्रास और बंबई। ठीक है, वही मतलब कलकत्ता। ठीक है, अब क्या था, 3 अलग अलग जगह एरिया था। ठीक है, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बना हुआ, तीनों का गवर्नर अलग अलग थे। ठीक है, तीनों का गवर्नर पहले क्या थे, अलग अलग थे। बंगाल का गवर्नर अलग, मद्रास का गवर्नर अलग और मुंबई का गवर्नर अलग। होता क्या था अलग अलग रहने से कि ये कोई डिसीजन लेता था तो इसको नहीं पता रहता था, ये मराठों से लड़ाई कर रहा है तो ये संधि कर रहा है सब अंग्रेज ही। यानी कोऑर्डिनेशन नहीं था, पहले तीनों के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, यानी ये अगर मान लेते हैं कि मराठा से क्या कर रहा है, संधि। ठीक है, तो ये क्या कर, ये अगर मराठा से लड़ाई कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, संधि कर रहा है। भाई सब वही हो, एक अलग डिसीजन ले रहा है, दूसरा अलग डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो डिसीजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। कोऑर्डिनेशन जब अच्छे से नहीं होगा तो यहां पर अब बोला गया कि 1773 के एक्ट के अनुसार कि देखो तुम लोग अपना मामला चलाओ, किसको किसको, बंबई और मद्रास। बंबई और मद्रास को बोला गया कि तुम लोग जैसे अपना प्रशासन चला रहे हो आंतरिक मामले में, वो तुम चलाओ, दोनों को बोला गया। लेकिन विदेशी मामला में सब कौन देखेगा, बंगाल। यानी बंगाल को यहां पर क्या बना दिया गया, हेड बना दिया। बोला हमसे पूछे बिना किसी से संधि या युद्ध नहीं करना। ठीक है, जहां बगैर पूछे कर लिए तो खैर नहीं। ठीक है, तो आपका क्या किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये दोनों का पावर छीन करके किसको दे रहा है, बंगाल के गवर्नर को दे रहा है। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन ही हुआ, केंद्रीयकरण क्या हुआ, इसी को तो बोलते हैं अलग अलग लोगों के बीच पावर का बंटवारा है, वो सबको एक आदमी को दे दो तो क्या कहलाएगा, केंद्रीयकरण कहलाएगा। तो यानी ये केंद्रीयकरण का पहला प्रयास था ना, क्या था ये केंद्रीयकरण का पहला प्रयास था। देखिएगा, पहला चीज क्या बताए कि बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, नाम कर दिया बंगाल का गवर्नर से क्या बन गया, गवर्नर जनरल, मतलब जनरलाइज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि आपको इससे परमिशन लेना। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल के अंतर्गत किसको रख दिया गया, मद्रास का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और आपका बंबई का गवर्नर। समझ में आ रहा है, यानी बंगाल का गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। और इसको
ऊपर में बना दिया गया, मतलब इसके अंडर में, इसके अधीन में कौन कौन हो गया? मद्रास और बंबई। किस मामले में? मेनली विदेशी मामले में। आंतरिक मामला अपने अनुसार चलाएगा। ठीक है, क्यों किया गया उसके पीछे रीजन बताया कि तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रही थी। तो सामंजस्य स्थापित अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल। और इस तरह का पहला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, समझ में आया? तो पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसके आगे वाले प्रावधान को देखते हैं। ये एक तरह से किस चीज का प्रावधान था? केंद्रीयकरण का, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका पहला विशेषता हो गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रावधान यही था कि इसने बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो अब हेड बन गया किसका? बंबई के गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। मेनली विदेशी मामला है, बाकी आंतरिक मामला वो लोग अपने से डील करेगा। और इस तरह का जो पहला गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बना था, कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा प्रावधान। कि अब देखो गवर्नर जनरल का काम क्या हो गया? बढ़ गया ना। पहले अपना अपना प्रोविंस था, अब क्या हो गया? एरियाज बढ़ गए, अब ज्यादा देखना है। तो उसको सहायता के लिए एक काउंसिल बना, परिषद बना। क्या बना? परिषद बना। उसमें रखे गए 4 मेंबर। ठीक है, कितने मेंबर रखे गए? 4 मेंबर। तो परिषद में 4 मेंबर किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल के लिए। क्यों रखा गया? पता चल गया भाई, आप किसी का जुरिस्डिक्शन को बढ़ा रहे हो, किसी के अधिकार क्षेत्र को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। जब किसी के अधिकार क्षेत्र को अगर आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब उसको असिस्ट करोगे। ठीक है, उसको आप सहायता दोगे अदर स्टाफ्स के साथ। तो ये 4 मेंबर। अब यहां पर देखो, यही बनेगा विवादित चीज। विवादित चीज क्या बनेगा? यहीं से लड़ाई होना स्टार्ट होगा। कैसे? गवर्नर जनरल आपका पहले, ठीक है, क्या है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल और 4 मेंबर, टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर। 5 मेंबर्स हो गए। अब इसमें बोला गया कि कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो बहुमत से लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? बहुमत से लिया जाएगा। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा? बहुमत से लिया जाएगा। बहुमत यानी मेजोरिटी। जैसे देखना, आप समझना, यहां पर लड़ाई का इशू क्या रहेगा? कहा गया कि भाई 4 मेंबर है और एक है, टोटल कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लड़ाई करना है मराठा से। किससे लड़ाई करना है? मराठा से। गवर्नर जनरल बोल रहा है कि मराठा से क्या करना है? लड़ाई करना है, या कुछ वैसा कानून कुछ अलग बना रहा है। 5 में गवर्नर जनरल बेचारा कह रहा है कि मराठा से लड़ाई करेंगे, उसका एक और सपोर्टर है। और 5 में 3 जो मेंबर है वो कह रहा है ना, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं लड़ना चाहिए। तो बताओ, गवर्नर जनरल का यहां कोई रोल रह गया? यानी गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर है? जो चाहेगा 3
वही काम होगा। यानी यहां पर गवर्नर जनरल का जो इंपॉर्टेंस है क्या हो गया, कम गया। ठीक है, अब जब भी डिसीजन लेना है तो कैसे लोगे, मेजोरिटी से लोगे। और जब मेजोरिटी से तीन अगर बोल दिया, तीन बोल दिया कि नहीं ये काम नहीं करना है, और बेचारा गवर्नर जनरल एक के साथ कह रहा है करना है, तो पॉसिबल हो पाएगा? तो यहां यही क्या होगा, ये इशू बनेगा आगे चल करके। ठीक है, ये चार शुरुआत में जो चार मेंबर बने वो कौन कौन थे, एक बार थोड़ा ध्यान देना। एक का नाम था क्लेवरी, दूसरा का नाम था मानसन, तीसरा का नाम था फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, और चौथा था बारवेल। ये चार लोग थे। शुरुआत में कितने लोग थे, ये चार लोग थे। ठीक है, वही चार मेंबर। और वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, पांचवा मेंबर। ठीक है, अब इसमें अगर तीन लोग विरोधी हो जाएगा गवर्नर जनरल का, तो सिचुएशन समझ रहे हो क्या होगा, गवर्नर जनरल का कोई रोल रहेगा नहीं रहेगा, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरा प्रावधान कि गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए क्या है, परिषद का गठन किया गया। और ये जो परिषद है आपका क्या करेगा, ठीक है, कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो बहुमत से मेजोरिटी के साथ होगा। उसमें अगर तीन लोग भी अगर ना बोल दिया और अदर साइड गवर्नर जनरल है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कौन कौन बने थे, इसे पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रावधान था कि कोलकाता में यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। ठीक है, क्या प्रावधान था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। तो 1773 के एक्ट के तहत ये आया। स्थापना कब हुआ, 1774 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ, 1774 में हुआ। अब यहां देखो, ये भी एक विवाद वाला मामला बनेगा। ठीक है, विवाद वाला मामला क्या बनेगा, देखो कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन लेगा और गवर्नर, ये मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल अपना डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, अब ये दोनों के जो निर्णय है आपस में क्या होगा, कभी कभी टकराएगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ऐसे करो, गवर्नर जनरल कहेगा नहीं ऐसे होना चाहिए, तो एक दूसरे से क्या होगा, मामला टकराएगा। समझ में आ रहा है? देखो, ये सब कमी को हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले प्रावधान में ये सब कमी को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो उस समय हम बताएंगे कि देखो ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना हुआ। इसमें चार न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे, चार। चार में एक था मुख्य न्यायाधीश, चार में एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और तीन अलग न्यायाधीश, तीन क्या हो जाएंगे, अन्य न्यायाधीश। यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने और न्यायाधीश बैठेंगे, तीन न्यायाधीश बैठेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश बैठेंगे, तीन न्यायाधीश बैठेंगे। तीनों का नाम क्या कभी कभी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन न्यायाधीश थे शुरुआत में। तो जो शुरुआत में जो न्यायाधीश थे इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये था आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपका क्या था, मुख्य न्यायाधीश।
तीन जो अन्य न्यायाधीश था उसका नाम था, शॉर्ट में हम बताते हैं, चैम्बर्स, ठीक है, हाइड, लिमेंस्टर। नाम में मेरा कोई दोष नहीं है बाबू, ठीक है। ये आपका क्या था, तीन अन्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आपके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, ये लिख लिए, ये आपका कितना हो गया। अब इसका अगला प्रावधान देखते हैं कि इसका अगला प्रावधान क्या था, ठीक है। तो 1773 का अगला प्रावधान की अगर बात करें हम, ठीक है, तो देखना बोला गया कि प्राइवेट ट्रेड नहीं करना। अभी बताए थे ना करप्शन कैसे आया था, बोला न तो उपहार लेना है, निजी व्यापार नहीं करना है, हम गए कंपनी की तरफ से कंपनी के लिए व्यापार करेंगे ना कि खुद के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि प्राइवेट ट्रेड यानी निजी व्यापार को मनाही किया गया, ठीक है। निजी व्यापार को क्या किया गया, मनाही किया गया। एक चीज इसमें और जोड़ा गया, समझिएगा कि देखो ईस्ट इंडिया ये कंपनी है, ये आपका हो गया इंग्लैंड में इसके कुछ लोग रहेंगे, यहां पर कौन रहेंगे, भारत में कुछ लोग रहेंगे, ठीक है, इंग्लैंड और भारत में। इंग्लैंड में कौन रहेगा, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और भारत में जो गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, गवर्नर हो गया। अब बोला गया कि आपको गवर्नर क्या करेगा कि पत्र लिखेगा किसके पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा कि यहां ये मामला चल रहा है, ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, क्योंकि ये इसको बताने का जिम्मेदारी तो है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। जैसे हम अगर कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया में खोले, यहां मैनेजमेंट बोर्ड का वो ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी काम हो रहा है तो मुझे पता चलनी चाहिए, हमको पता रहेगा तब तो हम कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, समझ आ रहा है। हाँ हाँ, तो भारत में नहीं, हम क्या बोले, ये गवर्नर जनरल वगैरह भारत का नहीं है, इंग्लैंड वाला आदमी भारत में आके रह रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नर क्या करेगा, पत्र के माध्यम से सूचना देगा, ठीक है। जैसे अगर मेरा कोई स्टाफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले हमको इन्फॉर्म करेगा कि देखिए यहां पर ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो पहले क्या होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको अपने तक रख लेते थे, जैसे गवर्नर बताया कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है, यहां पर बात आ गया कि क्या क्या चल रहा है। अब क्या प्रावधान किया गया कि आपको अपने तक बात नहीं रखना है, अब जो पत्र आएगा उसको इंग्लैंड के संसद में पेश करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इंग्लैंड के संसद में पेश करना है, समझे। यानी पहले जैसा सिचुएशन अब नहीं रहेगा, यानी अब उसका कंट्रोल होना चाहिए। किसका कंट्रोल, धीरे धीरे देख रहे हो इंग्लैंड कंपनी पर अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा है, धीरे धीरे कंपनी ही खत्म हो जाएगी, टोटल किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएगा। यहां से कंट्रोल करना स्टार्ट किया ना कंपनी को, एक तरह से कंट्रोल है ना कि गवर्नर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा कि कंपनियां, मतलब जो कंपनी है वो क्या कर रही है भारत में, उसको उसका जो लेटर होगा आपको कहां देना है, संसद में बताना है, यानी सरकार की निगरानी में रहेगा।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका, इतने तरह का जो मेन प्रावधान थे वो यही है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं 1773 वाला प्रावधान। ठीक है, कि 1773 में आया क्या क्या था, उसके बाद फिर इसके आगे वाले बढ़ेंगे। तो देखिएगा 1773 अपने आप तरह का एक क्या है, ये पहला कानून था ना? क्या था? पहला कानून था। इसके तहत इसका बैकग्राउंड हम लोग ऑलरेडी 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं, मतलब देख चुके हैं। तो हम लोग इसका प्रावधान को देखते हैं। दूसरा क्या बताएं कि ये भारत में केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया। केंद्रीयकरण करने का मतलब क्या, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, कि ये जो आपका बंगाल है, मद्रास है और बंबई है, तीनों का कमान किसके पास हो जाएगा? ठीक है, हाँ। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसके तहत एक काउंसिल बनाया गया ना, कितना मेंबर वाला? 4 मेंबर वाला काउंसिल बनाया गया। ठीक है, इसमें बोला गया कि बहुमत से होगा। ठीक है, और ये तो हम लिखे ही नहीं कि बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, इसके तहत पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, अब देखना बाबू इसके बाद कि इसमें बहुमत से लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा। इसमें 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, नाम ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। इसके बाद बताए प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया गया। ठीक है, जो भी आपका निजी व्यापार था उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। गिफ्ट वगैरह, उपहार वगैरह लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा था, उसको खत्म करना था ना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और क्या बताया? पत्र कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, वो पत्र कहां भेजेगा? संसद में रखेगा, यानी सरकार के पास रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबसे ज्यादा लंबा ये इसलिए चला क्योंकि हम लोग पूरा संवैधानिक विकास देख रहे थे, पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे थे कि कैसे कैसे कंपनी यहां तक पहुंचा। अब इसके आगे का जो रास्ता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताना। नहीं, आगे बढ़े। चलो, अब है आया 1781 का अधिनियम। 1781 का। अब देखो, अब जितने भी अधिनियम आएंगे ना, किसके लिए आएंगे? जो 1773 आया है उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, और वहीं से एक संवैधानिक इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये हो गया 1781 का अधिनियम। इसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसका मेन था वही कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामी था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामी था, जो लूपहोल्स थे, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्या किया गया? दूर करने का प्रयास किया गया। क्या दूर किया गया, अब समझते हैं। 1781 में ऐसा क्या हुआ जो 1773 में ठीक है नहीं हुआ था, यानी उसमें सुधार की जरूरत थी। हम लोग देखे थे कहां पर सुधार की जरूरत था। एक बहुमत चाहिए था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई भी अगर वैसा कानून बन जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का, तो फिर दोनों में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई जो लूप होल्स है उसको तो खत्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 1781 में देखो, मेनली न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट था ना, न्यायालय की सीमा, मतलब न्यायालय की सीमा, मतलब सीमा
निर्धारित किया गया। ठीक है, सीमा यानी इसका अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, डिफाइंड करने का कोशिश किया गया, परिभाषित करने का प्रयास हुआ। इसके तहत क्या बोला गया कि देखो, ये मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लेते हैं कि कोई कर्मचारी या अधिकारी है। देखिएगा ध्यान से, कर्मचारी या अधिकारी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी है तो ये दो तरह से अपना काम करेगा। एक तो ऑफिशियली कोई काम करेगा जो उसको बोला गया है, जैसे अगर हम सर्वोदय आईएएस में जुड़े हुए हैं तो सर्वोदय आईएएस का ऑफिशियली जो ऑफिशियल काम होगा वो हम निपटाएंगे। मेरा एक अपना पर्सनल स्फेयर है, जब घर जाएंगे तो अपना एक पर्सनल हैसियत से, व्यक्तिगत हैसियत से कोई काम करेंगे। ठीक है, तो यानी एक ऑफिशियली हो गया और एक इन पर्सन अगर कहा जाए। ठीक है, इन पर्सन अगर कोई काम कर रहा है, जैसे हम गए, हम मेरा किसी और के साथ लड़ाई है, तो अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो बताओ उसको ऑफिशियल से जोड़ा जाना चाहिए? नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है और उसका अपना एक ऑफिशियल प्रोफेशनल होता है। तो बोला गया कि कोर्ट किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का जो ऑफिशियल मामला है उसमें दखल नहीं देगा। ठीक है, यानी न्यायालय ऑफिशियली यानी जो ऑफिशियल काम है उसमें दखल नहीं देगा। यानी किसी भी कर्मचारी का जो उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें दखल देने का अधिकार छीन लिया गया। बोला गया कि कर्मचारियों का जो शासकीय कार्य है वो न्यायालय से अलग रखा जाएगा। ठीक है, न्यायालय से अलग रखा जाएगा। इंटरवीन किस में करेगा? अगर पर्सनली कुछ वो गलती किया, ठीक है, तब कोर्ट क्या करेगा? उसमें हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? न्यायालय को यह बताया गया कि देखिए, अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी शासकीय काम करता है, मतलब ऑफिशियल वर्क करता है, ठीक है, तो उसमें आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसमें देना है? ठीक है, आपको इन पर्सन अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्मचारी कोई अपना काम किया, गया किसी को दो झाप मार दिया, तो वो जो मारा दो झाप उसके लिए कोर्ट क्या करेगा? एक्शन लेगा, वो मामला सुनेगा, लेकिन शासकीय कार्य को नहीं सुनेगा। ये बात कर दिया गया। तो थोड़ा थोड़ा अब क्या होगा? टसल दूर होगा कि नहीं? पहले गवर्नर जनरल क्या था? पहले अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो कोई अगर कानून बनता था परिषद का अगर कोई कानून बना, मतलब किसका परिषद? गवर्नर जनरल का, तो वो कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट उसको देखती भी थी। अब ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन का काम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। बोला काउंसिल अपना कुछ भी लॉ बनाए, वो अपना अलग रहे, कोई मतलब नहीं है। यानी 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने का काम किया। पहले लड़ाइयां क्यों होती थी? परिभाषित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि हम ये भी काम कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो इसी कारण से क्या होती थी? मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो ये था 1781। ठीक है, 1781 का अमेंडिंग एक्ट। तो पता चला कि 1773 और 1781, ठीक है, दोनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आपका
आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट आ गया आपका 1784। ठीक है, देखिएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, इसी को कहीं कहीं निपटान अधिनियम लिखा हुआ रहेगा। एक्ट मींस क्या हो गया? अधिनियम। ठीक है, हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है, अमेंडिंग एक्ट। इसके बाद फिर आता है, देखो एक बीच में एक और घटना हुआ कि 1783 की बात कर रहे हैं। 1783 में ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे फॉक्स। ठीक है, नाम था उनका। हाँ, तो नॉर्थ और फॉक्स का, लॉर्ड नॉर्थ याद आया, पीएम, ये दोनों का गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। अब क्या हुआ कि गठबंधन के सरकार भारत के लिए एक कानून लाने का प्रयास किया। ये कानून जो था उसका नाम दिया गया ईस्ट इंडिया बिल। क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया बिल। ठीक है, ईस्ट इंडिया बिल जो है आपका कब लाने की बात हुई? 1783 को। नॉर्थ और फॉक्स की सरकार, गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, इसका पूरा नाम जेम्स फॉक्स था। ठीक है, जेम्स फॉक्स, फिर लोमड़ी मत समझ जाना। ठीक है, तो ये नॉर्थ और फॉक्स, ये लाने का प्रयास किया ईस्ट इंडिया बिल। क्या लाने का प्रयास किया? ईस्ट इंडिया बिल। लेकिन ये फेल हो गया, सरकार गिर गई, तो ये नहीं आ सका। नहीं तो अगर ये आ जाता तो अभी हम लोग एक और कानून पढ़ते जिसका नाम था ईस्ट इंडिया बिल। लेकिन ये क्या हो गया? नहीं आया, सरकार गिर गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1784 में, ठीक है, विलियम पिट प्रधानमंत्री बने। पिट, कौन बने? विलियम पिट। कब? 1784 में। कौन बना? विलियम पिट। नाम पूरा अगर देखोगे तो विलियम पिट यंगर था, और इसी के निर्देशन में 1784 में एक आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसको बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वही हो गया ना, 1784। तो 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहां तक हम लोग आज देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट वगैरह आया और कौन कौन से एक्ट आए, और अगला क्लास में हम लोग 1858 तक खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर एक और क्लास में आपका जो क्राउन के अंतर्गत जो भी था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही।